हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन केमिस्ट्री क्लास बेटा। आज से हम स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम बेटा। अब तक हमने जो कंप्लीट किया चैप्टर दैट वाज केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया था, हमने ली चैडलियर प्रिंसिपल डिस्कस किया था बेटा, हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्कस किया था। काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके थे, लेकिन अब आज के बाद बेटा हम देखेंगे कि आयन्स के बीच में इक्विलिब्रियम किस तरीके से एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आयनिक इक्विलिब्रियम बेटा। अब देखो बेटा, आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें हम लोग यहां पे, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, तो आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं सिंपल सा फंडा कंसीडर करूं या कंसेप्ट लूं बेटा, आपको पता है सॉलिड NaCl is a bad conductor of electricity. Bad conductor of electricity. ठीक है कि सॉलिड NaCl जो है बेटा वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वाई इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी आयन। अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी हो बेटा तो हमें आयंस की, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, वो भी फ्री आयंस की। यहां पे आयंस तो है, इट हैज आयंस, बट दीज आयंस आर नॉट फ्री। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, रीजन क्या देते हैं इसका बेटा? हम रीजन देते हैं बिकॉज वी डोंट हैव free ions in the NaCl। सॉलिड NaCl में हमारे पास आयंस तो है, बट दीज आयंस आर नॉट फ्री। ये आयंस फ्री नहीं है बेटा। तो फिर हम क्या करते हैं, इस NaCl को देन वी डिसॉल्व दिस NaCl टू वाटर। हम इस NaCl को क्या करते हैं बेटा, फिर वाटर में डिसॉल्व करते हैं, और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद NaCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे देन यू विल गेट Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस बेटा। ठीक है, हम बोलते हैं कि वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फ्री आयंस की फॉर्म में हमें मिलने लगते हैं बेटा। यहां पे क्या आ गया बेटा, यहां पे फ्री आयंस। नाउ दीज फ्री आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो फ्री आयंस होते हैं बेटा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछता भी है इसमें NaCl, देखो हम पढ़ चुके हैं लेकिन आपको आइडिया दे रहा हूं, इसकी जो लैटिस एंथैल्पी है that is less than hydration enthalpy। ठीक है बेटा, मतलब जैसे ही हमने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, ये NaCl क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए विद द हेल्प ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, और ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन अलग हो गए बेटा। ठीक है, अब देखो इनका कुछ मंजर इस तरीके से होता है बेटा। ठीक है, आपको पता है वाटर क्या है, पोलर नेचर शो करता है। तो जब वाटर पोलर नेचर शो करेगा यहां पे, तो Na पॉजिटिव आयन जो है बेटा, दीज Na पॉजिटिव आयंस आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल लाइक दिस। मैं आपको बस शो कर रहा हूं बेटा यहां पे कि किस तरीके से सराउंड करते हैं। और क्यों सराउंड करते हैं बेटा, बिकॉज इट हैज स्लाइटली नेगेटिव एंड दीज टू atoms present in the water molecule are slightly positive, slightly negative, positive and slightly positive। तो ये क्या करते हैं बेटा, सराउंड करते हैं इस तरीके से, और ये वाटर के मॉलिक्यूल इस Na पॉजिटिव आयन को लेकर अलग चले जाते हैं। ठीक है, इस वजह से ही Cl नेगेटिव बेटा यही केस शो करता है। कैसे, यहां पे क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरीके का मंजर होगा, HO H
H O बेटा, ठीक है। यहां पे स्लाइटली पॉजिटिव है और यहां पे स्लाइटली नेगेटिव, ठीक है। तो जो नेगेटिवली चार्ज आयन है उनको H पॉजिटिव अपने साथ खींच के अलग ले जाते हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसको अलग ले जाते हैं। एंड दिस इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी। सर टेंडेंसी, हम इसलिए बोलते हैं वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी हाई होता है, बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू सेपरेट द सॉल्ट आयन फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। उसके बाद इतनी फोर्स होती है कि सॉल्ट के आयंस को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं ताकि वो दोबारा से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट ना हो सके, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो जो भी चीज वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रही है उसमें से उनके लिए एक रीजन ये भी हो सकता है कि शायद हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर देन द लैटिस एंथैल्पी ऑफ द कंपाउंड, दैट इज व्हाई दैट पर्टिकुलर थिंग इज सॉल्युबल इन वाटर बेटा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये केस तो नहीं है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब आयंस की बात हुई और आयन सोल्यूशन के अंदर मिलने लगे बेटा हमें, तो माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने इन सॉल्ट्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया बेटा, ठीक है। तो उसने कहा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, माइकल फैराडे classified electrolytes into two types, बेटा। दो टाइप्स में माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइट्स को क्लासिफाई कर दिया। जो पहली टाइप थी बेटा यहां पे, उसको कहा गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। और दूसरी टाइप थी, उसको कहा गया वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा, क्लियर है केस। तो दोनों टाइप्स को इस तरीके से शो किया गया। अब देखो बेटा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था या वीक इलेक्ट्रोलाइट जो यहां पे शो किए गए, इसका केस क्या बनता है हमारे पास, हम कहते हैं यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ए का जो केस है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं हमारे पास, आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which are those electrolytes which completely dissociated in the water। कहते हैं ये वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं पानी के अंदर बेटा। कैसे देखो, अगर मैं यहां पे एग्जांपल्स लूं बेटा इसकी, तो जितने भी नॉर्मल एग्जांपल, जनरल एग्जांपल देना हो आपने, तो आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट्स, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स हैं बेटा, ठीक है। हम कह देते हैं जैसे NaCl, अगर मैं इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करूंगा बेटा, तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन मिलेंगे, क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि दिस NaCl undergoes 100% डिसोसिएशन, ये NaCl जो है बेटा 100% डिसोसिएशन शो करेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्लियर है। ठीक है ना। अब देखो इसी की तरह HCl को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, कंप्लीट डिसोसिएशन शो करेगा बेटा। अभी
इसी तरीके से बेटा H2SO4 को डिसॉल्व इन वाटर, इट विल आल्सो गिव यू कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है, इसी तरीके से बेटा देखो, अगर किसी बेस को, स्ट्रॉन्ग बेस को डिसोशिएट करोगे, अगेन यू विल गेट कंप्लीटली डिसोसिएशन इन वाटर। तो कोई भी सॉल्ट करो, स्ट्रॉन्ग एसिड करो या बेस को करो, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस है और आप उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो तो वो कंप्लीटली 100% डिसोशिएट हो जाएंगे बेटा। क्लियर? और इस चीज को हम चेक कैसे करते हैं भाई? अब हमें कुछ तो दिखता नहीं बेटा, आपको पता है कि वी आर नॉट एबल टू सी इवन अ सिंगल एटम, तो हाउ वी आर एबल टू सी दीज आयंस बेटा इन द सॉल्यूशन? हम नहीं देख पाते उन्हें, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर इसके लिए टेस्ट लगाएंगे ना। तो टेस्ट जो हम अप्लाई करते हैं बेटा यहाँ पे, वो होता है कंडक्टिविटी टेस्ट। ठीक है, कंडक्टिविटी टेस्ट को अप्लाई करते हैं इस केस के अंदर। और कंडक्टिविटी टेस्ट क्या कहता है? देखो, टेस्ट कंडक्टिविटी टेस्ट। ठीक है बेटा, अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट large amount of electricity, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा, वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आप उसकी ईएमएफ चेक कर सकते हो और उसके बेस पे आप बता सकते हो जो लार्ज अमाउंट ऑफ कंडक्ट करें वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो, या फिर आपके पास सॉल्ट्स हो बेटा। क्लियर है केस? तो ये टेस्ट भी लगा सकते हो कि कौन सा केस आता है। अब देखो बेटा, इसके बाद सेकंड हमारे पास आता है बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा। क्लियर है केस? इसको नोट करो बेटा एक बारी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बेटा। लेट्स टॉक अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। उसमें हम बोलते हैं आर दोज विच डू नॉट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, जो पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होते हैं उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं बेटा। विच डू नॉट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशंस और ऑन रिएक्टिंग विद वाटर बेटा। क्लियर है? इसमें हम एग्जांपल दे बेटा, यहां पे अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें तो यहां पे वीक एसिड, वीक बेस के एग्जांपल्स आते हैं बेटा।
ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है बेटा, जो कंडक्टेंस होती है इनकी, वो कम होती है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली चेक करके बता सकते हैं कि यार ये वाला वीक है और ये वाला इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है? अगर हम दोनों का सेम अमाउंट कंसिडर करते हैं, ये याद रखना बात को। ठीक है, अब देखो वीक एसिड की बात करें तो यहां पे अगर मैं आपको पहला एग्जांपल दूं तो दैट इज एसिटिक एसिड, CH3COOH बेटा। अब देखो एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, इसीलिए ये कंप्लीट डिसोसिएशन शो नहीं करता बेटा। इट विल गिव यू CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन इन द एक्वस सोल्यूशन बेटा, ये H पॉजिटिव आयन देता है। अब देखो ये बात ना बच्चों को समझ नहीं आती कि यार कंप्लीटली डिसोसिएशन शो क्यों नहीं कर रहा है। पहली बात ये चेक करने का तरीका होता है कि यहां पे इक्विलिब्रियम का साइन दे रखा है, ठीक है बेटा। और दूसरी बात, ये इस तरीके जो शो कर रहे हैं वो पूरे का पूरा डिसोशिएट नहीं हो रहा है। मैं आपको इसको किसी और तरीके से भी समझा सकता हूं। कैसे बेटा? देखो सपोज करो, सपोज, ठीक है, वी हैव टेकन 5 molecules of CH3COOH। हमने 5 मॉलिक्यूल ले लिए बेटा इसके, CH3COOH, एंड वी डिसॉल्व दीज मॉलिक्यूल्स इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर बेटा। वाटर में डिसॉल्व किया इसको, तो डिसॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव इन एक्वस कंडीशन। ठीक है बेटा, सपोज करो इसके हमें 2 आयन मिले, प्लस जो 3 मॉलिक्यूल से बेटा जो बचे हुए थे वो अभी भी डिसोशिएट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो फुली डिसोशिएट का मतलब ये होता है, या कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब ये होता है बेटा कि जितने भी मोल्स आपने कंसीडर किए हैं या जितने भी मॉलिक्यूल्स आपने कंसीडर किए वो सारे के सारे डिसोशिएट होने चाहिए। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेटा वो कंप्लीट डिसोसिएशन शो नहीं करते हैं। अगर आप इसमें और पानी डालोगे तो ये और डिसोशिएट हो जाएंगे, अगर आप इसमें और पानी डालोगे तो ये और डिसोशिएट होंगे। मतलब इनकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है बेटा वो बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है, अगर आप उसमें पानी डालोगे तो बढ़ेगी नहीं बेटा, बहुत कम चेंज आएगा, बहुत कम बढ़ेगी, ना के बराबर बढ़ती है। क्योंकि एक बार जैसे आपने उसको पानी में डाला वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो गए। जितने आयन मिलने थे बेटा सॉल्यूशन के अंदर हमें उतने आयन मिल जाते हैं एक बारी में। लेकिन यहां पे क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट केस के अंदर ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं बेटा। अगर आप इसमें और पानी ऐड करोगे तो क्या होगा, और आयंस मिल जाएंगे, और पानी ऐड करोगे तो और आयंस मिल जाएंगे। जितना पानी ऐड करते जाओगे उतने ज्यादा से ज्यादा आयंस आपको मिलते चले जाएंगे। तो ये भी एक पहचान है कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डील कर रहे हो। और जब भी बेटा आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ डील करो तो याद रखना कि उस केस के अंदर आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा या साइन शो करना पड़ेगा। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और इसमें रिवर्सिबल केस मैंने शो नहीं किया है। किसी भी केस में देखो कहीं शो दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, ये रिवर्सिबल केस है ही नहीं, डन। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे बेटा उनमें हम रिवर्सिबल केस शो करेंगे और इस तरह की रिएक्शन जो होती है वो इक्विलिब्रियम में जाती है बेटा। क्लियर है केस? तो ये आ गया एक एग्जांपल कि ये कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होते हैं। अब मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, ऑन एडिंग more and more water to acetic acid more ions will be furnished in the solution। आपको और आयंस मिलते चले जाएंगे, या आप बोलो मोर आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन।
more and more ions will be produced in the solution. ज्यादा से ज्यादा आयन आपको सॉल्यूशन के अंदर मिलते चले जाएंगे अगर आप वाटर ऐड करते जाओगे उस केस के अंदर। ठीक है, ये तो एग्जांपल हो गया बेटा। अब देखो सेकंड एग्जांपल इसका, वो हम देते हैं NH4OH। ये वीक बेस है बेटा। अगर हम इसको डिसोशिएट करें तो इस केस में क्या आएगा, NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ये भी वाटर के साथ डिसोशिएट किया था, एक्वस और एक्वस। और देखो यहां पे भी रिवर्सिबल का साइन आया है बेटा। तो जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे आप उस केस के अंदर रिवर्सिबल साइन शो करते हो। अब देखो बेटा और बताते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे एग्जांपल देता हूं, HCN आ गया बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड एक्सेट्रा। तो याद रखने कि ये क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट केस खत्म हुआ। अब एक स्पेशल नोट लिखाता हूं और उस नोट को बेटा आप याद रखना कि बहुत ही कम डिफरेंस है जो बात बताने जा रहा हूं बेटा मैं आपको। देखो बेटा एक नोट लिखो यहां पे, डिफरेंस बिटवीन, आपको लिखना बेटा डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन। डिसोसिएशन और आयनाइजेशन में डिफरेंस क्या है बेटा। ठीक है, अगर हम बात करें डिसोसिएशन और आयनाइजेशन की, देखो हम क्या बोलेंगे बेटा यहां पे, हम कहेंगे डिसोसिएशन if a compound is formed by ions and when it undergoes dissociation it gives ion। देखो अगर कोई कंपाउंड है बेटा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं NaCl का, ठीक है, या कोई भी ले लो आप, KCl का एग्जांपल लेता हूं, चलो एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं KCl का। तो आपको पता है K पॉजिटिव फॉर्म में प्लस Cl नेगेटिव फॉर्म में, जब ये कंबाइन होंगे देन वी गेट KCl, तो KCl मिलेगा। ठीक है बेटा, अब ऐसे आयनिक कंपाउंड्स, यहां पे आप सिंपली बोल सकते हो कि वो आयनिक कंपाउंड्स जो पहले से ही आयन से बने हुए हैं, और अगर आप उनको तोड़ रहे हो, व्हेन यू डिसोशिएट देम, व्हेन यू ब्रेक देम, यू विल गेट K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोशिएशन। इस प्रोसेस को हम डिसोशिएशन कह देते हैं। मतलब पहले से ही वो आयनिक कंपाउंड थे और आपने सिर्फ उनको तोड़ा है और तोड़ के उसने आयन दे दिए बेटा। तो ज्यादातर हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा, ठीक है, वो अंदर डिसोशिएशन जाते हैं, डिसोशिएट होते हैं बेटा।
अब देखो दूसरा केस इसका जिसको बारे में हम बोल रहे हैं आयनाइजेशन बेटा। टॉक अबाउट आयनाइजेशन, आयनाइजेशन बेटा। तो आयनाइजेशन के केस में हम ये कहते हैं कंपाउंड the compound is covalent in nature but upon dissolving in water it gives ions बेटा। तो उसको हम क्या बोलते हैं आयनाइजेशन बेटा। कि अगर कोई भी कंपाउंड पहले आयनिक फॉर्म में नहीं था बेटा, पहले वो किसमें था, कोवलेंट नेचर का था, जैसे HCl। अगर आप HCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे बेटा तो ये कोवलेंट कंपाउंड है। अगर आपको पता हो कि HCl बनता कैसे है तो आपको याद होना चाहिए बेटा H2 गैस Cl2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यू विल गेट 2HCl गैस बेटा। इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जब आप इसको डिसॉल्व करोगे यू विल गेट H3O पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। तो यहां से आपको H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन होता है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोवेलेंट कंपाउंड इनटू आयनिक फॉर्म इनटू आयंस बेटा इन द सॉल्यूशन इज नोन एज आयनाइजेशन। ये कन्वर्जन है, किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड को अगर आयंस में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको हम आयनाइजेशन बोलते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड को तोड़ के हमें आयंस मिल रहे हैं तो उसको डिसोसिएशन बोलते हैं बेटा। पहले आयंस नहीं थे, पहले कोवेलेंट कंपाउंड था, लेकिन वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उसने आयंस दे दिए तो वो आयनाइजेशन होगी। पहले आयनिक कंपाउंड था और आपने उसको तोड़ा तो भी आपको आयंस मिले, दैट इज डिसोसिएशन बेटा, ठीक है। ये आपको जो डिफरेंस बताया है ये याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट केस है यहां पे कि किस तरीके से आप डिसोसिएशन और आयनाइजेशन को याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं बेटा यहां पे, तो अब हम करते हैं कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस बेटा, ठीक है। एसिड और बेस का कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा। अब यहां पे हम बात करें एसिड और बेस कंसेप्ट की, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है बेटा एसिड और बेस का, दैट इज क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस बेटा, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखो मैं यहां पे लाता हूं इस तरफ ताकि मैं थोड़ी ज्यादा जगह मिल जाए। देखो बेटा अब बात करें यहां पे एसिड और बेस की अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। मतलब सबसे पहले जब एसिड और बेस को चेक किया गया तो क्या थ्योरी दी बेटा लोगों ने, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एसिड की एंड देन वी विल डिस्कस बेस। बहुत छोटा सा केस है बेटा, सिर्फ आपको समझना है। इन द इनिशियल स्टेज, जब इनिशियल स्टेज थी, जब नया नया एसिड और बेस का कंसेप्ट आया था बेटा, तो हम किस बेस पे एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। तो उसमें देखो पहला एसिड के बारे में कहा गया कि इट इज सोर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट बेटा, कि ये जितने भी एसिडिक सब्सटेंस होंगे वो खट्टे नेचर के होंगे बेटा। उनको अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको खट्टा लगेगा। जैसे
अगर मैं बात करूं बेटा लेमन खट्टा था बेटा, ऑरेंज खट्टे होते हैं बेटा, टमाटो टोमेटो हो गया बेटा, एंड टैमरिंड इमली हो गई, एक्सेट्रा। दीज आर एसिडिक इन नेचर। ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, एसिडिक नेचर के सॉरी बेटा, ये सारे के सारे एसिडिक नेचर के होते हैं बेटा। अब देखो बेस क्या होते हैं, विच आर बिटर इन टेस्ट, जो कड़वे हो खाने में बेटा। अब सब्जियों की बात कर लो बेटा, कौन कौन सी चीजें आपके पास क्या होती हैं, कड़वी होती हैं। ठीक है, तो देखो मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। दैट इज बिटर गॉड बेटा बोलते हैं इसको। करेला, करेला जब आप टेस्ट करते हो तो आपको क्या लगता है बेटा, कड़वा लगता है कि नहीं लगता। दैट इज बिटर इन टेस्ट, मतलब जो करेला है वो बेस है बेटा। तो जितनी भी कड़वी चीजें होंगी सब्जी में, वेजिटेबल्स में या बाहर से, ठीक है, दैट हैज बेस। आपके पास नीम लीव्स, जो नीम की पत्तियां होती है बेटा, वो भी क्या होती है, कड़वी होती है ना, तो वो भी क्या होंगी आपका बेस है, बेसिक इन नेचर। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि बहुत सारी चीजें जो आपको कड़वी दिखेंगी वो क्या होंगी बेटा, बेसिक नेचर शो करती हैं। पहले हम ये बोलते थे टेस्ट करके देखो उनको, अगर खट्टी लग रही है तो एसिड है, अगर कड़वी लग रही है तो बेस है बेटा। अब देखो दूसरा केस, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो होता है बेटा वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। आप इसको सिंपली याद रख लो, ABR, A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू और R फॉर रेड। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, ABR बेटा। इसी तरीके से बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं बेटा। बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, BRB बेटा। ठीक है, तो आप इस तरीके से उनको याद कर सकते हैं। B स्टैंड फॉर बेस, टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू बेटा। ठीक है, जो पहला वर्ड है वो एसिड और बेस को शो कर रहा है बेटा। बस बाकी क्या है, जो कलर चेंज हो रहा है, रेड अगर ब्लू में हो रहा है तो RB, अगर ब्लू अगर रेड में हो रहा है तो BR बेटा। क्लियर है, तो ये केस आ गया। अब देखो नेक्स्ट, एसिड्स आर soluble in water, they are soluble in water। ये सारे के सारे जो एसिड्स होते हैं वो ज्यादातर सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। ये क्लासिकल डेफिनेशन है। क्लासिकली इस तरीके से क्लासिफाई किया गया था कि एसिड जो होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। एंड बेस के बारे में बोला गया, दे हैव सोपी टच। अगर आप इनको टच करोगे तो आपको सोप जैसा लगेगा, मतलब बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा बेटा। जैसे आप शैम्पू करते हो या साबुन लगाते हो तो फ्रिक्शन कम हो जाती है ना, उसी तरीके से अगर आपको फील हो रहा है किसी भी चीज को टच करके तो दैट इज बेसिक इन नेचर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट फिर कहा गया यहां पे एसिड ऑन रिएक्टिंग with water, sorry, acid on reacting with metals gives हाइड्रोजन गैस। एसिड जब मेटल से रिएक्ट करते हैं बेटा तो दे गिव हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा यहां पे क्या कहा, bases are used to
न्यूट्रलाइज एसिड्स। बेस जो होते हैं वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं बेटा। जितने बेस होते हैं दे आर यूज टू न्यूट्रलाइज एसिड, उसको हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं। अब जो ये डेफिनेशन थी बेटा एसिड और बेस की, बड़ी ही जनरल डेफिनेशन थी। जिस टाइम पे देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जिस टाइम पे जितने इक्विपमेंट, जितनी थ्योरी, जितनी नॉलेज अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंगली डेफिनेशन दी जाती है बेटा। जैसे क्लासिकल थ्योरी में दी गई, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बेटा वैसे वैसे हमारे पास इक्विपमेंट्स हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, थ्योरी बढ़ जाएगी, एक्सपीरियंस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम पुरानी चीजों को डिस्कवर करके कुछ ना कुछ सीखते हैं बेटा। इसी तरीके साइंटिस्ट ने और सीखा, और फिर 1800 समथिंग के अंदर 1883 के आसपास आके बेटा, या 1887 के आसपास आके एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अर्हेनियस। उसने अपना एक कंसेप्ट दिया एसिड और बेस का, एंड दैट कंसेप्ट इज वेरी वेरी फेमस। वो बहुत फेमस रहा बेटा, और उस कंसेप्ट का कई जगह पे हम आज भी यूज करते हैं। अब वो अर्हेनियस कंसेप्ट क्या होता है बेटा, उसके बारे में बात करते हैं। चलो देखो बेटा, हम बात करते हैं अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसका क्या कंसेप्ट था बेटा अर्हेनियस का? इसने बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट दिया बेटा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस के अकॉर्डिंगली एसिड्स एंड बेसिस क्या होंगे बेटा? देखो, ठीक है, इसने कहा बेटा पहला पॉइंट एक ही रख दो, acids are those substances which give H positive ion in the solution। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयन देंगे सॉल्यूशन के अंदर। और बेस के बारे में क्या कहा? आर दो सब्सटेंसेस विच गिव OH नेगेटिव आयंस इन द सॉल्यूशन। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो OH नेगेटिव आयन देते हैं बेटा किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर बेटा। क्लियर है? तो एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन, एंड बेसिस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव OH नेगेटिव आयन इन द सॉल्यूशन बेटा। क्लियर है? तो ये अर्हेनियस का कंसेप्ट था। इन 1887 के आसपास आके बेटा ही हैज गिवन दिस कंसेप्ट। 1887 के आसपास आके शायद ही हैज गिवन दिस कंसेप्ट की क्या था बेटा। देन अब देखो आर दोज एसिड, तो इसका मतलब अब एग्जांपल की बात करें बेटा इनके, तो एग्जांपल में हम क्या शो करेंगे यहां पे? देखो हम कहेंगे यहां पे कि HCl को अगर आप पानी में डिसॉल्व कर रहे हो बेटा, यू विल गेट H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। एक्वस कंडीशन में मिल रहा है। इस तरीके से
HNO3 को अगर आप पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, अगेन यू विल गेट H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव एक्वस कंडीशन में मिलते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब देखो बेटा, इसी में अगर हम बात करें यहां पे आगे, अगर आप H2SO4 को कर रहे हो तो यू विल गेट 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव आयन इन द एक्वस कंडीशन। ठीक है बेटा, ये मिलते हैं। अब हम बात करें बेटा, देखो इसकी, हम बोलें कि हमारे पास बेस क्या होते हैं बेटा, फिर तो बेस का एग्जांपल शो करें यहां पे, तो NaOH, if you dissolve this NaOH in water, you will get Na positive aqueous में plus OH negative aqueous में। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H2O, तो क्या होगा, Ca2 पॉजिटिव aqueous प्लस OH नेगेटिव 2OH नेगेटिव aqueous एंड एक्सेट्रा। और भी शो कर सकते हो, देखो बेटा, NH4OH प्लस वाटर एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस बेटा। तो ये आ गए आपके पास तीनों के तीनों केस बेटा। हम कहते हैं कि NH4 1 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, जब भी आप इनको पानी में डिसॉल्व करते हो, you will get such kind of solution, such kind of NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव हमें मिलते हैं वहां पे बेटा। तो हम बोलते हैं कि जो एसिड्स होते हैं, अरहेनियस ने जो कहा और हम उसको वही शो कर रहे हैं कि दे विल गिव H पॉजिटिव आयन द सॉल्यूशन। देखो आपको मिल रहा है H पॉजिटिव आयन, और बेस क्या दे रहे हैं बेटा हमें, दे आर गिविंग यू OH नेगेटिव आयन इन द सॉल्यूशन एंड वी आर गेटिंग OH नेगेटिव आयन। तो एसिड्स, अरहेनियस के अकॉर्डिंगली एसिड आर दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आयन एंड बेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स OH नेगेटिव आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो उनको, तो आपको ये वाले आयंस मिलते हैं बेटा वहां पे। क्लियर है केस? लेकिन अब हुआ क्या, ये तो डेफिनेशन बेटा बहुत क्लियर है और इसका बहुत यूज किया गया। आज भी अगर आप पीएच का कंसेप्ट अगर आप जानते हो बेटा, तो पीएच का कंसेप्ट आज भी इसके बेस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। प्रैक्टिकली अगर आप किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी सॉल्ट की, किसी भी एसिड की पीएच निकालना चाहते हो बेटा, तो यू हैव टू अप्लाई द अरहेनियस कंसेप्ट टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ द रेस्पेक्टिव सॉल्ट, एसिड और बेस बेटा। क्लियर है केस? तो ये आप चेक कर सकते हो इस तरीके से कि एसिड और बेस का केस क्या होता है और कितने आपको आयंस मिलते हैं, वहां पे किस तरीके से डिस्कशन चलती है बेटा। डन। तो ये आ गया आपका अरहेनियस, एसिड एंड बेस। अब अरहेनियस एसिड और बेस की मैं बात करूं, ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन भी रही है बेटा। क्योंकि लिमिटेशन क्या है इसकी, देखो अगर हम लिमिटेशन की बात करें इसकी, तो इफ any substance does not have, if any substance does not have H positive or OH negative ions in the solution, if any substance does not have H positive ion or OH negative ion in the solution, then it will not be acid or base respectively according to Arrhenius. According to Arrhenius. तो ये इसकी लिमिटेशन थी बेटा। मतलब
अगर किसी भी सब्सटेंस के पास H पॉजिटिव आयन नहीं है और OH नेगेटिव आयन नहीं है तो अरेनियस ने कहा था वो एसिड और बेस होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा होता है बेटा। किसी के पास H पॉजिटिव ना हो तो वो एसिड हो सकता है, अगर किसी के पास OH नेगेटिव ना हो तो वो बेस हो सकता है बेटा। हम एग्जांपल भी देंगे इसके आगे, ठीक है। लेकिन इस कंसेप्ट की, अरहेनियस कंसेप्ट की ये बहुत बड़ी लिमिटेशन थी कि अगर किसी के पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन नहीं होते हैं तो वो एसिड और बेस की तरह काम नहीं कर सकते। मतलब उसके बारे में, जिनके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन नहीं है उनके बारे में अरहेनियस ने कुछ नहीं बताया बेटा। मतलब उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि ये एसिड होंगे, बेस होंगे, या इसका कंसेप्ट वहां पे एप्लीकेबल नहीं था। तो क्या कर दिया बेटा, इसको उसकी लिमिटेशन में डाल दिया गया बेटा, ठीक है। अब देखो इस कंसेप्ट के बाद, इसकी इस लिमिटेशन के बाद, क्योंकि हमें पता चला लिमिटेशन है, और जब लिमिटेशन पता चलती है तो हम ये देखते हैं कि भाई क्या किया है इस बंदे ने, लिमिटेशन दी है, तो फिर हम कैसे चेक कर सकते हैं जो इसके लिमिटेड कंपाउंड्स हैं कि वो एसिड और बेस है कि नहीं। फिर 1923 के आसपास आके बेटा, अराउंड 36 ईयर्स के बाद, इन 1923 ब्रोंस्टेड लॉरी gave new concept of acid and base। ब्रोंस्टेड लॉरी ने बेटा एक नया कंसेप्ट दिया एसिड एंड बेस का। उन्होंने एक नई डेफिनेशन दी कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं बेटा। तो देखो इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम क्या कहेंगे, एसिड की डेफिनेशन में कोई भी चेंज नहीं था। देयर वॉज नो चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू अरेनियस एंड ब्रोंस्टेड लॉरी बेटा। उन्होंने भी कहा कि जो एसिड होते हैं दे गिव H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन। इन्होंने भी कहा बेटा आर दो सब्सटेंसेस which give or donate H positive ion in the, कहते हैं ये वो सब्सटेंस होते हैं जो डोनेट करे बेटा H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन एसिड की और इसकी डेफिनेशन दोनों सेम ही है बेटा। तो ब्रोंस्टेड लॉरी ने एसिड की डेफिनेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया था। तो फिर ये चेंज आया कहां बेटा, फिर ये कंसेप्ट अलग कैसे हुआ। तो इसने जो चेंज किया था बेटा ब्रोंस्टेड लॉरी ने, वो बेस की डेफिनेशन के अंदर किया था। वो चेक करते हैं, देखो बेटा देखो अब देखो बेटा इसमें बेस क्या होते हैं। I'll talk about base. According to Bronsted-Lowry concept, bases are those substances which accept
H पॉजिटिव आयन बेटा। अब यहां पे इसने बेस की डेफिनेशन टोटली चेंज कर दी, किससे? अरेनियस के कंसेप्ट। अरेनियस ने कहा था कि बेसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव OH नेगेटिव आयन इन द सॉल्यूशन, और इसने कहा कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करें। मतलब बड़ा ही सिंपल वे में बताया कि एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव को डोनेट कर दें, और बेस वो होते हैं जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो थोड़ा सा हुआ विवाद हुआ कि H पॉजिटिव को डोनेट करने वाला और H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने वाला एसिड और बेस कैसे हो जाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देन दे प्रूव्ड इट कि एसिड और बेस इस तरीके से भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पुरानी वाली डेफिनेशन थी वो कई कंपाउंड्स के ऊपर एप्लीकेबल थी, और जो नई वाली डेफिनेशन थी बेटा वो भी कई कंपाउंड्स के अंदर एप्लीकेबल थी। अब देखो इसके एग्जांपल डिस्कस करता हूं मैं। तो एग्जांपल्स में क्या कहूंगा बेटा, यहां पे देखो एग्जांपल्स लेते हैं बेटा। पहला एग्जांपल, HCl रिएक्ट विद वाटर। HCl ने वाटर का रिएक्ट किया बेटा, तो यहां पे HCl जो है बेटा वो एसिड है और वाटर यहां पे बेस है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, अब HCl क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा इसको, और वाटर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो क्या मिल जाएगा बेटा? देखो हम यहां से H3O पॉजिटिव, इसने H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लिया, प्लस Cl नेगेटिव। तो इसने अपना H पॉजिटिव आयन दे दिया और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, और जो H पॉजिटिव आयन इसने दिया वो इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, HCl इज एसिड एंड H2O इज अ बेस। HCl क्या है बेटा? एसिड है, और H2O क्या है? बेस है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। अब देखो इसी तरीके से बेटा सुनो ध्यान से, सेकेंड एग्जाम्पल। अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल देता हूं यहां पे NH3 प्लस H2O। ठीक है, अब यहां पे NH3 जो है बेटा वो बेस है, और एसिड क्या, वाटर क्या है बेटा? यहां पे एसिड है। कैसे? देखो, अगर मैं NH3 को वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो आई विल गेट NH4 पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव। यहां पे जो अमोनिया है वो एक H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो दैट इज व्हाई इट्स अ बेस। और जो वाटर है बेटा वो एक H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ एसिड ओवर हियर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ कंपाउंड्स के अंदर वाटर एसिड की तरह काम करता है, और कुछ कंपाउंड के अंदर वाटर बेस की तरह काम करता है बेटा। देखो ये, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर। मतलब कुछ केसेस में ये एसिड की तरह काम करेगा और कुछ में बेस की तरह काम करेगा। मतलब ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है अगर आप इसको डिफरेंट कंपाउंड्स का ट्रीट करोगे। तो सच सब्सटेंसेस व्हिच एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस व्हेन दे रिएक्ट विद द डिफरेंट कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस आर नोन एज एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, उनको हम एम्फोटेरिक नेचर शो कर देते हैं बेटा। अब देखो यहां पे हमने ये केस शो किया बेटा, अब आगे भी हम डिस्कस कर सकते हैं और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं बेटा। यहां पे जैसे थर्ड CH3COOH प्लस NH3 होगा। अब यहां पे क्या होगा? देखो ये वैसे तो इक्विलिब्रियम में जाना चाहिए बेटा रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां पे क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन चाहिए। तो यहां पे एसिडिक एसिड डिसोशिएट होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। तो ये यहां पे एसिड है और अमोनिया क्या है बेटा? यहां पे दैट इज अ बेस, वो बेस है बेटा। अमोनिया क्या बेटा? वहां पे बेस है। क्लियर? तो इस तरीके से इसने कहा था कि एसिड और बेस की जब भी हम बात करेंगे तो एसिड आर दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन, एंड बेसिस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन बेटा। ठीक है,
उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे। अब देखो इसकी क्लासिफिकेशन करते हुए एक नया कंसेप्ट आया बेटा सामने, एंड दैट कंसेप्ट वाज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर, ये ब्राउनस्टेड लॉरी ने के अकॉर्डिंगली एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया बेटा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। ठीक है, अब इसकी बात करें कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर की, तो यहां पे तो क्या कहेंगे हम लोग, जनरल बता रहा हूं बेटा, एसिड होगा जो इट विल गिव यू कॉन्जुगेट बेस प्लस H पॉजिटिव। ठीक है बेटा, और जो बेस होगा इट एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन एंड विल गिव यू कॉन्जुगेट एसिड। वो आपको कॉन्जुगेट एसिड देगा बेटा। जो बेस होगा वो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा, देन यू विल गेट कॉन्जुगेट बेस एसिड, सॉरी, एंड द एसिड विल गिव यू कॉन्जुगेट बेस प्लस H पॉजिटिव आयन। तो ये प्रोटॉन ट्रांसफर का केस आता है। प्रोटॉन का मतलब होता है H पॉजिटिव आयन बेटा। देखो इसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, ये आपको छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए कि ये क्या है हमारे पास, दैट इज प्रोटॉन। एंड व्हाई वी कॉल इट प्रोटॉन बेटा, यही पता होना चाहिए ये प्रोटॉन है। एसिड क्या करते हैं, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस क्या करते हैं, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और एसिड क्या करते हैं, एक प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। एंड व्हाई वी कॉल दिस प्रोटॉन, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी अदर सब एटॉमिक पार्टिकल बेटा। जैसे ना इसके पास बेटा इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, न्यूट्रॉन है, नहीं है, इट हैज ओनली प्रोटॉन, दैट इज व्हाई वी कॉल इट प्रोटॉन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाई वी कॉल H पॉजिटिव एज अ प्रोटॉन, तो आप बोलोगे ना उसके पास इलेक्ट्रॉन है ना न्यूट्रॉन है, ओनली इट हैज अ प्रोटॉन, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन कह देते हैं वहां पे बेटा। अब देखो इस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का क्या कंसेप्ट है बेटा, और इसको हम बात करते हैं। आप नोट करो पहले इसको जल्दी से, देन विल टॉक अबाउट एसिड बेस पेयर। देखो बेटा, नाउ विल टॉक अबाउट कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर की, तो हम क्या कहेंगे इसमें, सुनो ध्यान से, एग्जांपल देता हूं बेटा, और क्या क्या पॉइंट हमें याद रखने हैं इसमें। देखो इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एसिड और strong base, if you have strong acid or strong base, then we have strong acid का जो conjugate base होगा, it will be weak conjugate base, conjugate base बेटा weak होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होगा बेटा, वीक कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस का वीक कॉन्जुगेट एसिड है, मतलब
रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल इन नेचर। बेटा रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल नेचर की नहीं होती है। बेटा रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल इन नेचर। बेटा रिएक्शन जो है रिवर्सिबल नेचर की नहीं होती। अगर यहीं पे बेटा हम ये शो करते हैं वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस एंड वीक बेस हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा? एसिड होता है। क्लियर है? अब देखो वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस एंड वीक बेस हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। बेटा तो इसका मतलब क्या होगा? यहां पे रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल इन नेचर। रिएक्शन जो होती है बेटा दैट विल बी रिवर्सिबल इन नेचर, वो एक रिवर्सिबल नेचर की होती है। बेटा कैसे? देखो अब दोनों की बात करेंगे, हम दोनों के एग्जांपल्स लेंगे। तो अब एग्जांपल्स को ध्यान से देखो बेटा, चेक करो यहां पे क्या आते हैं एग्जांपल। बेटा तो यहां पे एग्जांपल आएंगे। अगर मैंने HCl ले लिया तो HCl विल गिव यू H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो इट विल गिव यू H पॉजिटिव एंड इट्स अ वीक कॉन्जुगेट बेस। बेटा देखो अगर ये वीक कॉन्जुगेट बेस है तो इट विल नॉट एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन इजिली, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा H पॉजिटिव आयन को और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे रिवर्सिबल नेचर की नहीं है। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का या स्ट्रॉन्ग बेस का आप एग्जांपल ले लो। ये एसिड का ले लिया बेटा मैंने, अब मैं ले रहा हूं NaOH का, स्ट्रॉन्ग बेस है, इट विल गिव यू स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। यहां पे लिमिटेशन NaOH नहीं ले सकते बेटा हम लोग, बेस हम बोलेंगे जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर ले बेटा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूं यहां पे NH3, यहां पे वाटर आएगा बेटा, ये एक्वस कंडीशन में होंगे, H2O बेटा। ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लेगा प्लस दैट इज OH नेगेटिव। ठीक है, अब ये क्या है बेटा? सॉरी बेटा, मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड का केस, स्ट्रॉन्ग बेस का केस कंसीडर करना है, ना कि एसिड का, सॉरी वीक का। इट्स माय फॉल्ट, सॉरी बेटा। देखो अब मैं ले रहा हूं NaOH बेटा। ठीक है, NaOH यहां पे जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे इसको तो इट विल गिव यू Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। Na पॉजिटिव मिलेगा हमें और क्या मिलेगा बेटा वहां से? विल गेट OH नेगेटिव आयन। अब देखो बेटा यहां पे इस केस के अंदर अगर हम बेस देखें, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग बेस का वीक कॉन्जुगेट एसिड होता है बेटा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका वीक कॉन्जुगेट एसिड ये है, स्ट्रॉन्ग बेस और इसका वीक कॉन्जुगेट एसिड होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा? ये दोबारा से OH नेगेटिव आयन से कंबाइन नहीं करता टू गिव यू NaOH, क्योंकि ये वीक कॉन्जुगेट बेस है, वो एक्सेप्ट नहीं करता कोई भी प्रोटॉन। सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है, वाटर है बेटा, वहां पे H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, बट इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम देयर बिकॉज इट्स अ वीक कॉन्जुगेट एसिड, या कोई डिसोशिएट नहीं करेगा बेटा, कोई प्रोटॉन और फर्दर डिसोशिएट नहीं कर सकता। ठीक है, नोट करो बेटा इसको जल्दी से,
फिर हम आगे बात करते हैं इसकी। ठीक है बेटा, क्लियर है केस। तो अब हम आगे बात करते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस के अंदर। ये आ गया हमारे पास, दो केस आ गए बेटा जिसमें हमने कहा कि रिवर्सिबल नेचर नहीं शो करेंगे। हम बात करते हैं जो रिवर्सिबल नेचर शो करते हैं। देखो बेटा, अब हम बात करते हैं वहां पे नेक्स्ट एग्जांपल की, एंड दैट विल बी वीक CH3COOH इज अ वीक एसिड बेटा। इसको आप वाटर में डिसोशिएट करोगे तो यू विल गेट H पॉजिटिव है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, कॉन्जुगेट बेस बेटा ये, क्लियर। और वीक एसिड है इसलिए इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इट कैन इजिली एक्सेप्ट दिस H पॉजिटिव आयन एंड द रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। वो इस H पॉजिटिव आयन को इजिली एक्सेप्ट कर लेगा और रिएक्शन जो है बेटा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तभी देखो हमने फॉरवर्ड एरो थोड़ा छोटा लगा रखा है, मतलब ये रिएक्शन जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उसके कंपैरिजन में बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाती है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है एंड इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको दोबारा से CH3COOH प्लस H पॉजिटिव आयन दे देगा। इसी तरीके से बेटा बात करें वीक बेस की, दिस वीक बेस, और आप इसको अगर पानी में डिसॉल्व करते हो तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, यू विल गेट NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये एक्वस कंडीशन है, ये भी एक्वस कंडीशन। ठीक है बेटा, अब इस केस में भी क्या है, ये स्ट्रॉन्ग, दिस पर्टिकुलर बेस इज वीक बेस जो है बेटा, इस वीक बेस का ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है, इट इज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, ये रिएक्शन वापस जाएगी बेटा, दिस रिएक्शन जो आपके पास हो रही है बेटा, इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये बहुत जल्दी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। आप ये भी शो कर सकते हो बेटा कि जब आप इसको डिसोशिएट करोगे तो आपको ये मिलेगा, और ये क्या करेगा, बहुत जल्दी से H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगा। क्यों करेगा बेटा, बिकॉज इट नीड स्टेबलाइजेशन, NH3 प्लस H पॉजिटिव आयन, NH3 इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जितने भी वीक एसिड या वीक बेस होते हैं, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड और बेस, सो द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन एज वेल। ठीक है ना, और जो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे उनकी रिएक्शन जो होगी वो रिवर्सिबल डायरेक्शन में नहीं होगी उस केस के अंदर। तो ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, तो देखो आज के लिए इतना ही काफी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक और कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एंड दैट इज द मेन दैट कंसेप्ट इज यूज्ड नाउ और डेज बेटा, और उसका हम बहुत यूज करते हैं, एंड दैट कंसेप्ट इज लेवाइस एसिड एंड बेस या लुईस एसिड एंड बेस कंसेप्ट बेटा। And then we move further regarding the salts in this chapter beta. Till then, take care and bye bye beta.